जब हम लोग सॉलिड स्टेट में डेंसिटी का कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पे किसी भी यूनिट सेल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उनको यूज करना होता है। तो जो प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं उसमें कहीं कहीं CCP लिखा रहता है, कहीं कहीं पे HCP लिखा रहता है और कहीं कहीं FCC या BCC लिखा रहता है। तो BCC FCC लिखा होने से तो आप इजीली समझ जाते हो कि यूनिट सेल में कितने एटम होंगे और उसकी वैल्यू हम इजीली यूज कर लेते हैं। लेकिन जब CCP लिखा रहता है या HCP लिखा रहता है तो उस कंडीशन में आप उसमें एटम्स की वैल्यू क्या यूज करोगे, या कहीं कहीं आप देखोगे सॉल्यूशंस में CCP की जगह FCC की जो यूनिट होती है नंबर ऑफ़ एटम्स की उसको यूज कर लिया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है और इन तीनों में मेन डिफरेंस क्या है, इस वीडियो में आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो क्लोज पैकिंग सॉलिड स्टेट के अंदर होती हैं उसके अंदर आता है, इसलिए आज हम लोग सॉलिड स्टेट के अंदर जो क्लोज पैकिंग है उसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि सॉलिड स्टेट में जो क्लोज पैकिंग होती है वो होती किस तरीके से है और वहाँ पे कितने टाइप के अलग अलग हमको अरेंजमेंट मिलते हैं। तो इसको स्टार्ट हम लोग करेंगे लैटिस से। एंड लैटिस इज़ नथिंग बट इट इज़ द पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ द पॉइंट्स इन अ स्पेस। मीन्स आप स्पेस में जो पॉइंट्स होते हैं उनका कोई भी पीरियोडिक अरेंजमेंट कर दो तो उसी को हम लैटिस कहते हैं। तो सॉलिड स्टेट में लैटिस की कोई मीनिंग नहीं है, और वो मीनिंग क्यों नहीं है आप समझ लो। जैसे आपने यहाँ पे इन पॉइंट्स को अरेंज किया हुआ है तो ये किसी भी सॉलिड की ज्योमेट्री को बताता है कि स्पेस में जो सॉलिड्स होंगे वो किस तरीके से उनके कंस्टिट्यूएंट अरेंज हो सकते हैं। लेकिन अभी आपने यहाँ पे अरेंजमेंट किया नहीं है। तो जैसे मान लो कि कहीं पे आपको पिलर्स लगाने हैं, तो पिलर्स लगाने होंगे तो सबसे पहले आप वहाँ पे पॉइंट आइडेंटिफाई करते हो कि पिलर्स लगाने कहाँ कहाँ हैं। तो जो लैटिस है वो केवल वो पॉइंट है जो आप आइडेंटिफाई करते हो फॉर द अरेंजमेंट ऑफ द पिलर्स। मीन्स पिलर्स अभी आपने यहाँ पे लगाया नहीं है, और जब तक आप पिलर लगाओगे नहीं तो बिल्डिंग कैसी होगी, बिल्डिंग की प्रॉपर्टी क्या होगी, आप कुछ बता नहीं सकते। इससे केवल आपको एक आइडिया मिलता है कि 3 डायमेंशनल स्पेस में वो कितने स्पेस को कवर करेगा और उसका अरेंजमेंट क्या होगा। इसलिए लैटिस का सॉलिड में कोई मीनिंग नहीं है। अब आप क्या करते हो, सॉलिड के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको जब आप यहाँ पे लगा देते हो, मीन्स आप जब पिलर को यहाँ पे खड़ा कर दोगे तो उसके बाद आपको उस सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टी पता चलना स्टार्ट हो जाता है। मीन्स जब लैटिस के ऊपर आप कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अरेंज कर देते हो तो उसी को हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। एंड क्रिस्टल लैटिस इज अ मीनिंगफुल बिकॉज इट डिफाइन द होल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड। लैटिस की कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन क्रिस्टल लैटिस की मीनिंग है बिकॉज क्रिस्टल लैटिस डिफाइन द साइट एट विच डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सॉलिड्स आर प्रेजेंट। तो ये क्रिस्टल लैटिस हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, इस क्रिस्टल लैटिस में आप अरेंजमेंट करते हो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, और किसी भी सॉलिड के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो जनरली एटम्स हमारे हो सकते हैं, कोई मॉलिक्यूल हो सकता है एंड आयंस हो सकते हैं। तो इसमें से कोई भी यहाँ पे अरेंज हो सकता है। तो अब आप क्या करते हो, इसी क्रिस्टल लैटिस को आप अरेंज कर देते हो या ज्वाइन कर देते हो लाइंस के थ्रू, और जब इसी लाइन के थ्रू आप अरेंज कर देते हो तो आपको एक सॉलिड स्ट्रक्चर मिल जाता है जिसमें इन सभी लाइंस को हम बोलते हैं एज लेंथ, और ये हो जाते हैं क्रिस्टल पॉइंट। क्रिस्टल पॉइंट मीन्स ऐसा सभी पॉइंट जहां पे कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे। इसी को क्रिस्टल साइट भी बोला जाता है। और इस क्रिस्टल पॉइंट और एज के बीच में बनते हैं कुछ एंगल। तो इस तरीके से किसी भी क्रिस्टल लैटिस को डिफाइन करने के लिए एज लेंथ और एंगल की जरूरत पड़ती है। तो अभी हम इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे 3 डायमेंशनल स्पेस में जब आप इस तरीके से क्रिस्टल पॉइंट्स को अरेंज कर देते हो तो आपको एक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर मिलता है। तो यहाँ पे आप क्रिस्टल लैटिस के अंदर
पॉइंट्स को कैसे अरेंज करोगे, मीन्स कंस्टिट्यूएंट को कैसे अरेंज करोगे, उसी को समझना है जो अलग अलग वे में किया जाता है। तो यहाँ पे जब हम 3 डायमेंशनल स्पेस की बात करेंगे तो कंस्टिट्यूएंट एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्योंकि सॉलिड में आपने पढ़ा हुआ है कि इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा और स्ट्रांग इंटरेक्शन की वजह से एक दूसरे एटम्स या मॉलिक्यूल जितने क्लोज हो सकते हैं उतने क्लोज एक दूसरे से रहते हैं। तो जब आप इस तरीके से एज लेंथ और इस तरीके से आप एंगल्स की जब बात करोगे तो अलग अलग एंगल और एज लेंथ के बेस पे आप इनका जो अरेंजमेंट है 14 डिफरेंट वे में कर सकते हो। और यही जो 14 अलग अलग अरेंजमेंट होता है क्रिस्टल लैटिस के अंदर, उसी को हम बोलते हैं ब्रेविस लैटिस। और उसी 14 ब्रेविस लैटिस में से कुछ एग्जाम्पल्स हमको यहाँ पे डिस्कस करना होता है, जिसको हम आगे समझने वाले हैं। तो अभी तक आपको क्या समझना था कि जो एटम या मॉलिक्यूल या आयंस होंगे उनको आपको कंसीडर करना है एज अ स्फीयर and nucleus of that sphere lie on the crystal points, first thing. And second thing is that the constituent must be arranged as a close packed structure in order to leave least space between them. यानी कि अब इस तरीके से इनको अरेंज करना है कि इनके बीच में जो स्पेस होगा बिल्कुल लीस्ट होगा, यानी कम से कम स्पेस ये अपने बीच में छोड़ते हैं। मीन्स मोस्ट ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ द स्पेस इज कवर्ड बाय द स्फीयर। तो इसी तरीके से जब वो अरेंज करते हैं तो इसकी डेंसिटी बहुत हाई हो जाती है, इसलिए सॉलिड बहुत हाई डेंसिटी शो करते हैं। तो सबसे पहले कंस्टिट्यूएंट के 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट को हम चेक करेंगे। तो इसमें क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट केवल इस तरीके से अरेंज होगा जिससे जो सॉलिड होगा वो 1 डायमेंशनल दिखाई देगा, मीन्स जिसमें प्रेजेंट होगा केवल लेंथ। तो अब यहाँ पे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर हमसे पूछा जाता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ नेबरिंग एटम्स विच सराउंड द एनी डिजायर एटम। मीन्स किसी भी डिजायर एटम की आप बात कर लो, जैसे हम इस एटम की बात करें तो इसके नेबरिंग एटम जो इसको सराउंड करके रखते हैं उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर हम बोलेंगे। तो इसको सराउंड करके 2 एटम इसको रखे हुए हैं, मीन्स जो एटम इसके डायरेक्टली जो टच में होते हैं। तो यहाँ पे 2 एटम इसको टच कर रहे हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर इसको आपको 2 लिखना पड़ेगा। तो जब 1D अरेंजमेंट होता है तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 2 होता है। अगर इसी को हम अरेंज करें 2 डायमेंशनल स्पेस में तो अरेंजमेंट 2 तरीके से होगा। वो कैसे होगा अभी मुझको समझते हैं। तो 2 डायमेंशनल स्पेस में ये तो फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट रो जो हमने बनाया था 1 डायमेंशनल के लिए। अब इसी में हमको सेकेंड रो लगाना है। अब जो सेकेंड रो हम यहाँ पे लगाते हैं वो 2 अलग अलग वे में लगाते हैं। तो फर्स्ट वे में हम क्या करेंगे, जो इसमें हम फर्स्ट रो बनाए थे उसी में कंस्टिट्यूएंट ठीक एक के नीचे दूसरा इस तरीके से हम अरेंज करके और दूसरा लेयर बनाते हैं। सेम ऐसे इसके नीचे हम फिर इस स्फीयर को अरेंज करके 3rd लेयर बना देंगे। तो इस तरीके से हम लेयर बनाते जाएंगे। तो इस तरीके से जिस तरीके से ये लेयर था सेम ऐसी अरेंजमेंट इसका है, क्योंकि इस स्फीयर के ठीक नीचे स्फीयर आ रहा है और इसी के नीचे ठीक तीसरा आ रहा है जो भी इसी के जैसा है। तो इसको हम ए अरेंजमेंट बोलते हैं। और दूसरे वाले अरेंजमेंट में हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट रो हमने बनाया था इसी के ग्रुप में हम सेकेंड लेयर के स्फीयर को अरेंज करते हैं इस तरीके से, और फिर इसके ग्रुप में हम 3rd लेयर को अरेंज करेंगे। तो ये वाला जो लेयर है अगर उसको ए मानेंगे तो ठीक स्फीयर के नीचे स्फीयर नहीं आ रहा है, इसलिए इसका अरेंजमेंट हम बोलेंगे कि ए के जैसा नहीं है, इसके लिए हम बी बोल देते हैं। अब यहाँ पे देखो जो 3rd लेयर है ठीक ए वाले के ठीक नीचे इसके स्फीयर्स आ रहे हैं, इसलिए ये बिल्कुल ए जैसा है, इसलिए इसको हम ए बोलते हैं। फिर अगला जो अरेंजमेंट बनाओगे वो ठीक बी के नीचे स्फीयर आएंगे, इसलिए उसको बी टाइप बोलेंगे। तो इस तरीके से इस अरेंजमेंट को हम ए बी अरेंजमेंट बोलते हैं। तो जब आप इस तरीके से अरेंज करोगे तो यहाँ पे आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, और इस तरीके से अरेंज करोगे तो यहाँ पे भी आपको स्पेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो आपको होल दिखाई देता है उसको हम ट्राईएंगुलर होल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो होल आपको दिख रहा है वो ट्राईएंगल जैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको कॉइन्स को अरेंज करके आपको दिखाना चाहें तो थोड़ा आप समझने की कोशिश करिए।
तो ये हमने फर्स्ट रो बनाया हुआ है। अब एक में जो हम सेकेंड रो बनाएंगे उसमें इस स्फीयर को ठीक एक के नीचे दूसरा अरेंज करेंगे। तो ये हमारा सेकेंड लेयर लग गया। और दूसरे वाले में हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट का ग्रुप है उसमें हम सेकेंड लेयर को इस तरीके से लगाते हैं। तो यहाँ पे आप देखो ये जो आपको होल बनता हुआ दिख रहा है ये ट्राई एंगल टाइप का बनता हुआ दिख रहा है, इसलिए इसको हम ट्राई एंगुलर होल कहते हैं। अब जब हम थर्ड लेयर लगाएंगे तो फिर इस स्फीयर के ठीक नीचे इस स्फीयर हम लगाते हैं, और इस वाले में हम फिर क्या करेंगे, जो ग्रुप है उसमें फिर हम लेयर लगाएंगे थर्ड वाले की स्फीयर के साथ। तो अब इसमें आप देखो जैसा ये फर्स्ट लेयर था वैसा ही ये थर्ड लेयर है, क्योंकि इस स्फीयर के ठीक नीचे स्फीयर आ रहा है, इसलिए अगर ये ए टाइप है तो ये वाला भी ए टाइप होगा। और इसमें इस स्फीयर के ठीक नीचे स्फीयर आ नहीं रहा है, इसलिए इसका अरेंजमेंट हम दूसरा बोलते हैं, इसलिए इसको हम बी टाइप बोल देते हैं। इस वाले में जैसा अरेंजमेंट ये था ठीक वैसा अरेंजमेंट ये है, क्योंकि ठीक स्फीयर के नीचे स्फीयर आ रहे हैं। और सेम ऐसे ही अरेंजमेंट थर्ड वाला भी होगा, क्योंकि इसमें भी ठीक स्फीयर के नीचे स्फीयर आते रहेंगे। इसलिए हम 2 डायमेंशनल में 2 तरीके का अरेंजमेंट दिखाते हैं, एक ए टाइप होता है और एक ए बी टाइप होता है। अब यहाँ पे अगर हम किसी एक को डिजायर एटम मान लें, जैसे हमने इसको डिजायर एटम मान लिया, तो ये कितने एटम से सराउंड हो रहा है अगर आपको बताना होगा तो आपको कुल 4 एटम दिखाई दे रहे हैं जो इसको डायरेक्ट टच किए हुए हैं। तो इसके साथ जो टच किए हुए 4 एटम है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। अगर हम इनके सेंटर को जोड़ दें तो आपको एक स्क्वायर बनता हुआ दिखाई देगा, इसलिए इसको हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। और स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको मिलेगा वो 4 मिलेगा। और यहाँ पे अगर हम एक एटम को डिजायर एटम मान लें, जिसके कोऑर्डिनेशन नंबर को अगर हमको चेक करना होगा, तो दिस वन इज सराउंडेड बाय 6 डिफरेंट एटम्स। और अगर इनके हम सेंटर को जोड़ना चाहें तो आपको इस तरीके से अरेंजमेंट मिलेगा, जिसमें आपको एक हेक्सागोन बनता हुआ दिख रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको मिलता है वो 6 मिलता है, बिकॉज दिस एटम इज सराउंडेड बाय 6 डिफरेंट एटम्स। तो इस तरीके से 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट आप इस 2 तरीके से करते हो। अब इसी को आगे हम समझेंगे और देखेंगे 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट कैसे आता है। तो 3D अरेंजमेंट में हम क्या करते हैं, जो 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट हमको मिला था जिसमें लेंथ और ब्रेथ हमको मिल गया था, अब इसी में हम हाइट को जोड़ेंगे। मीन्स अब हम इस स्फीयर को उसके ऊपर लगाएंगे, तो उसके अंदर सॉलिड में हाइट भी आ जाएगी और वो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट हो जाएगा। तो अभी 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट हमको 2 तरीके से मिला था, एक ए टाइप था और एक ए बी टाइप था। तो हम दोनों के 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को यहाँ पे बनाएंगे और चेक करेंगे कि इसमें आपको अरेंजमेंट कैसा मिलता है और उसको फिर हम नाम क्या देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग हमारा बना था उसका 3D स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। तो ये हमारा 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट है स्क्वायर क्लोज पैकिंग के लिए। अब इसमें आप क्या करोगे, इस पूरे लेयर को अगर हम ए मान लें तो इसके ऊपर जो दूसरी लेयर लगाओगे उसको फिर हम दूसरा नाम देंगे। तब समझो यहाँ पे स्क्वायर क्लोज पैकिंग में अब आप क्या करते हो, जो स्फीयर है उसी को ऊपर इस स्फीयर को अरेंज करते जाते हो। ये दूसरी लेयर हमने बना दी और हमने इस स्फीयर के ऊपर स्फीयर हमने लगाया हुआ है, इसलिए ये भी जो नीचे की लेयर है सेम उसी के जैसा रहेगा, इसलिए इसको भी हम नाम दे देंगे फिर से ए। अब इसी को ऊपर हम क्या करेंगे, तीसरी लेयर लगा देते हैं, तो फिर इस स्फीयर के ऊपर इस स्फीयर हम लगाते जाएंगे। तो इस तरीके से हमको एक तीसरी लेयर मिल जाएगी जो फर्स्ट और सेकेंड लेयर हैं उसी के ठीक जैसा है, इसलिए इसको भी हम ए टाइप बोलेंगे। यानी यहाँ पे जो अरेंजमेंट होता है वो ए टाइप आता है। अगर इसी को हम कॉइन्स के थ्रू समझना चाहें तो ये हमारा फर्स्ट लेयर, उसके बाद इसमें हमने ये सेकेंड लेयर लगा दिया। अब ये 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट हमारा हो गया। अब इसको 3D बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अपने कंस्टिट्यूएंट को ठीक इस स्फीयर के ऊपर लगाएंगे। तो इस स्फीयर के ऊपर हमने लगा दिया, सेम ऐसे ही हम सब इस स्फीयर के ऊपर लगा देते हैं। तो हमारी ये दूसरी लेयर यहाँ पे आ गई ऐसे।
तो ये जो लेयर सेकेंड वाला है वो फर्स्ट के बिल्कुल जैसा ही होगा, क्योंकि हमने इस स्फीयर के ऊपर ही स्फीयर लगाया हुआ है, तो ये भी ए टाइप हो गया। अब यहाँ पे अगर हम थर्ड लेयर लगाना चाहें तो थर्ड लेयर ठीक इसके ऊपर फिर स्फीयर हम लगाएंगे, तो दिस वन इज द थर्ड लेयर, और ये भी फर्स्ट लेयर के जैसा ही है क्योंकि इस स्फीयर के ऊपर ही स्फीयर अरेंज हुए हैं, इसलिए फिर ये ए टाइप। इसी में आप फोर्थ लेयर लगाना चाहते हो तो फोर्थ लेयर लगा लो इस तरीके से, तो ये फोर्थ लेयर आ जाएगा। सेम ऐसे फिफ्थ सिक्स लेयर, चाहे जितने लेयर लगाते जाओ इस स्फीयर के ऊपर इस स्फीयर आते जाएंगे और बीच में एक बड़ा सा ये होल बनता जाएगा। इसलिए इसको हम बोलते हैं, जब 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में हम डिस्कस करेंगे तो इसको हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो ये सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग है। तो सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग में क्या होगा, केवल अरेंजमेंट ए टाइप होगा इन 3 डायमेंशनल स्पेस। 2D में इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं, 3D में इसको सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहते हैं। और इस सिंपल का मतलब क्या होगा अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए हम 3D अरेंजमेंट समझते हैं दूसरे वाले के लिए, जिसमें हमने सेकेंड लेयर बनाया था। तो फर्स्ट लेयर के ग्रुप में हमने सेकेंड के स्फीयर को लगाया था, जिसकी वजह से जो वहाँ पे अरेंजमेंट था वो ए बी टाइप था। तो ये 2D अरेंजमेंट है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए, जिसमें हमने स्फीयर के ग्रुप में दूसरे लेयर के स्फीयर को अरेंज किया था। अब यहाँ पे जब हम 3D स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये भी 2 तरीके से बनता है। तो जो फर्स्ट वे होगा उसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो इस ट्राईएंगुलर आपको जो होल दिख रहे हैं, जब इस होल के ऊपर आप स्फीयर को अरेंज करोगे, फिर दूसरा लेयर आप इस तरीके से इसके ग्रुप में लगाओगे, तो यहाँ पे ये वाला जो होल है वो तो कवर हो जाएगा, ये वाला होल कवर हो जाएगा, ये वाला होल भी कवर हो रहा है। लेकिन कुछ होल ऐसे हैं जो 2 लेयर के बाद भी कवर नहीं हुए हैं, ओपन है। तो जो दूसरे लेयर से होल कवर हो जाता है उसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल होल। इसी होल को वाइड्स भी बोला जाता है, तो इसे टेट्राहेड्रल वाइड्स कहते हैं। और जो सेकेंड लेयर के बाद भी होल ओपन रह जाता है उसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। तो देयर आर 2 डिफरेंट वाइड्स आर फाउंड इन 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब इसी को अगर हम कॉइन से समझना चाहें तो आप समझो ये होल बन कैसे रहा है। जैसे यहाँ पे हमने ये फर्स्ट लेयर बनाया, ये हमारा 2D स्ट्रक्चर हो गया जिसमें आपको ये ट्राईएंगुलर होल दिखाई दे रहे हैं। अब इसी के ऊपर हमको सेकेंड लेयर लगानी है। तो सेकेंड लेयर में मैंने कहा था कि जब आप इसमें जो होल्स बन रहे हैं उस होल्स के ऊपर इस स्फीयर को अरेंज करोगे, ये हमने होल के ऊपर इस स्फीयर को अरेंज किया, तो कुछ होल ऐसे हैं जो कवर हो जा रहे हैं। अब इसमें अगर हम सेकेंड लेयर को लगाएं तो सेकेंड लेयर हमारा यहां आएगा। इसमें हो क्या रहा है कि इस कॉइन के नीचे जो होल था वो तो कवर हो गया, इसके नीचे होल कवर है, इसके नीचे होल कवर है, लेकिन यहां पे जो ये होल दिख रहा है ये फर्स्ट लेयर में भी होल प्रेजेंट है, सेकेंड लेयर के बाद भी अभी ये होल प्रेजेंट है। तो जो होल अभी ये कवर नहीं हुआ यही ऑक्टाहेड्रल होल है, और जो होल इस कॉइन के अंदर कवर हो चुका है उसको हम टेट्राहेड्रल होल कहते हैं। तो इसके अंदर जो होल है अगर उसको आप आइडेंटिफाई करो तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे कुल 4 स्फीयर अरेंज हैं जो उसको बनाए हुए हैं। एक स्फीयर ये, एक स्फीयर ये, एक स्फीयर ये, जिसके बीच में वो ट्राईएंगुलर होल बना था, और उसको ये चौथा कॉइन है जो कवर करके रखा हुआ है। तो जो टेट्राहेड्रल होल्स होते हैं उसमें कुल 4 एटम इन्वॉल्व होंगे। और जो ऑक्टाहेड्रल होल जो ये दिख रहा है जो अभी कवर नहीं हुआ है, वो होल बना था 3 एटम नीचे अरेंज थे इस तरीके से, और 3 एटम अब इसके ऊपर अरेंज हैं। तो यहाँ पे 6 एटम इन्वॉल्व हो गए, लेकिन उसके बाद भी अभी ये होल ओपन है। तो जो ऑक्टाहेड्रल होल्स होता है वो 2 लेयर के बीच में बनेगा जिसमें कुल 6 एटम इन्वॉल्व होते हैं। तो दिस वन इज द ऑक्टाहेड्रल होल्स। तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल जो होल्स होते हैं उनका नंबर फिक्स होता है, और इनका जो नंबर होगा वो पूरे क्रिस्टल लैटिस के अंदर कितने स्फीयर्स यूज होते हैं उनके नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर टोटल क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो एटम होंगे वो अगर n यूज हो जाए
तो यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल वाइट्स बनता है वो इसका डबल बनता है, मीन्स 2n के बराबर, और जो ऑक्टाहेड्रल वाइट्स होता है वो n के बराबर रहता है। तो ये तो बात हो गई वाइट्स की। यहाँ पे हम आते हैं 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लेयर था वो अगर ए टाइप था, तो जो सेकेंड लेयर है उसमें स्फीयर के ठीक ऊपर स्फीयर तो आ नहीं रहा, इसलिए इसको हम बोलते हैं बी टाइप। तो सेकेंड लेयर हमारा बी टाइप हो गया। अब हम इसके ऊपर थर्ड लेयर को अरेंज करने जा रहे हैं। अब यहां पे जो थर्ड लेयर का अरेंजमेंट होता है वही इसको डिफरेंशिएट करता है 2 पार्ट में। तो थर्ड लेयर में आप करते क्या हो कि पहली कंडीशन तो ये है कि आप जो फर्स्ट लेयर है उसमें जो स्फीयर्स हैं उनके ऊपर स्फीयर्स को अरेंज कर दो। जैसे हमने यहाँ पे ये स्फीयर जो था फर्स्ट लेयर का, उसके ऊपर हमने स्फीयर को अरेंज किया। तो जो ऑक्टाहेड्रल वाइट्स है कंटिन्यूअसली आपको ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कवर नहीं हो रहा है, और यहाँ पे एक नया टेट्राहेड्रल वाइट्स आपको बनता हुआ दिख रहा होगा। तो ये ऑक्टाहेड्रल वाइट्स जो कंटिन्यूअसली अभी भी ओपन है, और यहाँ पे एक नया टेट्राहेड्रल वाइट्स बन गया। तो इस तरीके से कंटिन्यू ये बनता जाता है। अब यहाँ पे जो थर्ड लेयर है वो फर्स्ट लेयर के ठीक जैसा है, तो इसमें फर्स्ट लेयर के स्फीयर के ऊपर ठीक थर्ड लेयर का स्फीयर आ गया है, इसलिए फिर ये ए टाइप हो जाएगा। फिर इसके ऊपर फिर लगाओगे आप इसके ग्रुप में जिसमें टेट्राहेड्रल वाइट्स को आप कवर करोगे, तो फिर वो बी टाइप होगा। तो इस अरेंजमेंट को हम ए बी टाइप बोलते हैं, और इसी ए बी टाइप के अरेंजमेंट को बोला जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो 3 डायमेंशनल स्पेस में जब ए बी टाइप का आप अरेंजमेंट करते हो तो उसी को हम HCP बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब इसी में जो थर्ड लेयर है उसको आप थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दो। तो जब हम थर्ड लेयर बनाएंगे और इस तरीके से हम बना दें कि जो थर्ड लेयर होगा उसका स्फीयर ना तो फर्स्ट के स्फीयर के ऊपर होगा ना सेकेंड लेयर के स्फीयर के ऊपर होगा, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो ऑक्टाहेड्रल वाइट्स आपको ओपन दिख रहा है इसको हम क्लोज करके लगाएंगे इस स्फीयर को। तो जो ये अरेंजमेंट होता है उसमें जो ये थर्ड लेयर है वो ना तो फर्स्ट वाले लेयर से स्फीयर मैच कर रहे हैं ना तो सेकेंड लेयर के ऊपर हैं, ये एक अलग इनका पोजीशन है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सी टाइप। अब जब इसके ऊपर आप चौथा लेयर लगाओगे तो उसमें स्फीयर ठीक क्या होंगे, जो फर्स्ट लेयर है उसके स्फीयर के ऊपर आएंगे, तो फिर वो ए लेयर बन जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे जो अरेंजमेंट होता है वो ए बी सी टाइप अरेंजमेंट होता है। और जब ए बी सी टाइप अरेंजमेंट होता है तो उसी को हम बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसको हम बोलते हैं CCP। तो HCP और CCP में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। HCP और CCP दोनों 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट हैं किसी भी सॉलिड के अंदर स्फीयर का। HCP में जो अरेंजमेंट होता है 3 डायमेंशनल, उसमें फर्स्ट लेयर से अलग बिहेवियर सेकेंड लेयर का होता है, फिर जब उसके ऊपर आप थर्ड लेयर लगाते हो तो वो ठीक फर्स्ट लेयर के जैसा बिहेवियर शो करता है, इसलिए वहां पे जो अरेंजमेंट होता है उसको हम ए बी टाइप अरेंजमेंट बोल देते हैं। और जब CCP की आप बात करोगे तो वहां पे जो थर्ड लेयर होगा इट इज नॉट रिजेंबल विद द फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर, मीन्स स्फीयर ऑफ द थर्ड लेयर नॉट प्रेजेंट above the spheres of the first and second layer, its position is totally different, इसलिए इस अरेंजमेंट को हम ABC टाइप अरेंजमेंट बोलते हैं और इसी का नाम बोलते हैं हम CCP। और जब ये इस तरीके से अरेंज होते हैं तो इनके बीच में स्पेस बहुत कम मिलता है, इसलिए हम बोलते हैं कि जब CCP और HCP की आप बात करोगे तो वहां पे जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है दोनों में 74% होती है, मीन्स पूरे स्पेस का 74% जो पार्ट होगा वो स्फीयर कवर करके रखेंगे, और इसमें से जो 26% पार्ट होगा वो एम्प्टी होगा। यही HCP में भी पैकिंग एफिशिएंसी होती है और यही CCP में भी पैकिंग एफिशिएंसी होती है। इसके अलावा अगर दोनों में और थोड़ा सा हम डिफरेंस देखना चाहें तो डिफरेंस आता है यूनिट सेल के बेस पे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा यूनिट सेल क्या होता है।
तो ये जो अरेंजमेंट हमने बताया ये पूरे सॉलिड का अरेंजमेंट है। अब इसी में आपके प्रेजेंट होते हैं रिपीटिंग यूनिट, मीन्स एक स्मॉल फ्रैक्शन इसमें सॉलिड का ऐसा होगा जो आपको बार बार रिपीट होता हुआ दिखाई देगा। तो उसी रिपीटिंग यूनिट को हम बोल देते हैं यूनिट सेल। तो जब आप हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से यूनिट सेल निकालते हो तो वो हेक्सागोन टाइप का बनता है, यानी यहां पे हेक्सागोनल यूनिट सेल होता है जो बार बार रिपीट होता है। और जब आप क्यूबिक क्लोज पैकिंग से यूनिट सेल बाहर निकालते हो तो वो क्यूब जैसा बनता है। तो यहां पे एक यूनिट सेल के अंदर हम एटम की बात करें तो HCP में एक यूनिट सेल के अंदर जो टोटल एटम्स आते हैं वो 6 एटम्स आते हैं। लेकिन अगर वो CCP बोलता है तो वहां पे चीजें बदल जाती हैं, क्योंकि CCP में आपके अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट होते हैं। वो अरेंजमेंट क्या होता है उसको समझने के लिए सबसे पहले यूनिट सेल के हम टाइप समझेंगे। तो यूनिट सेल जो होता है जनरली 2 टाइप का होता है, एक को हम बोलते हैं प्रिमिटिव और एक को बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। तो जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा उसमें क्या होगा, जो स्फेयर्स होते हैं वो केवल कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, मींस नॉट अदर देन द कॉर्नर्स। और जो सेंटर्ड यूनिट सेल होगा उसमें क्या होगा, जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे, इसके अलावा यूनिट सेल में कहीं और भी अटैच हो सकते हैं, मींस कहीं और भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इसलिए सेंटर्ड यूनिट सेल को 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक को हम बोलते हैं BCC, एक को बोलते हैं FCC और एक को बोलते हैं ECC। तो जो BCC होता है उसमें क्या होगा, जो कंस्टिट्यूएंट होंगे कॉर्नर्स के अलावा ठीक बॉडी के सेंटर में एक प्रेजेंट होगा। जैसे यूनिट सेल है और ये बॉडी का सेंटर है जिसमें हमने एक एटम को अरेंज कर दिया, तो ये BCC अरेंजमेंट है। और जो FCC होता है उसमें क्या होगा, एटम्स सभी कॉर्नर्स पे होंगे, इसके अलावा जितने भी फेस होते हैं हर फेस के सेंटर पे भी प्रेजेंट होते हैं, लाइक दिस, ये सामने वाले का फेस, ये पीछे, ये FCC है। और ECC में क्या होता है, जो एटम्स प्रेजेंट होंगे किसी भी 2 अपोजिट फेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जैसे 2 अपोजिट फेस पे यहाँ प्रेजेंट है। तो इस तरीके से जो सेंटर्ड यूनिट सेल मिलते हैं उसमें अगर हम BCC और FCC के पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें तो BCC की पैकिंग एफिशिएंसी होती है 68% और जो FCC होता है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है 74%। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग का जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो भी 74% है। इसीलिए हम CCP को ही कभी कभी FCC भी बोल देते हैं, क्योंकि इसका जो रिपीटिंग यूनिट है वो क्यूबिक है और ये FCC क्यूबिक क्लोज पैकिंग है। बस डिफरेंट क्या है इसमें दोनों में, कि ये पूरे सॉलिड के अरेंजमेंट को बताता है CCP और ये उसके एक यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम पर यूनिट सेल एटम की बात करें, जैसे यहाँ पे एक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम 6 थे, वैसे ही BCC में टोटल नंबर ऑफ एटम्स एक यूनिट सेल में 2 होते हैं और FCC में टोटल नंबर ऑफ एटम्स 4 होते हैं। तो कहीं पे अगर आपको डेंसिटी पे बेस्ड न्यूमेरिकल देता है और वहां पे बोल देता है CCP अरेंजमेंट है, तो आप समझ लेना कि वो FCC की बात हो रही होगी। या अगर वो इस क्यूबिक क्लोज पैकिंग में डिफरेंशिएट कर देता है BCC, तब तो आप BCC यूज कर लोगे। अगर डिफरेंशिएट नहीं करेगा तो हम पैकिंग एफिशिएंसी के बेस पे हम उसको FCC मानेंगे और उसमें जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हम यूज करते हैं वो 4 यूज कर लेते हैं। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आपका प्रिमिटिव होता है, याद रखना, मींस इसमें कंस्टिट्यूएंट बीच में कहीं नहीं आएंगे, केवल कॉर्नर्स पे होंगे और यहाँ पे जो होते हैं वो इस कॉर्नर्स के अलावा बीच में भी एटम्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है HCP, CCP और FCC अरेंजमेंट में। इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल होगा और इस पे जो बेस्ड हम फार्मूला डिस्कस करते हैं उसको हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।